Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 4.1 that is Naxalite movement and Indian democracy of major to political science and minor course of SAM third. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नक्सलाइट मूवमेंट और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहले नक्सल जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है नक्सलवरी विलेज से। कौन से विलेज से? नक्सलवरी विलेज से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहीं से जो मूवमेंट है नक्सलाइट मूवमेंट वो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है। तो ये नक्सल जो है ये क्या है? एक रेडिकल कम्युनिटी है, ठीक है, एक फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिटी है जिनको कोई नहीं जानता था। और इन्होंने सपोर्ट किया किसको? माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी को। इन्होंने किसको सपोर्ट किया? नक्सल जो लोग थे, नक्सलाइट लोग थे, इन्होंने सपोर्ट किया माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी को। और इनका सेंटर जो है वो वेस्ट बंगाल में रहा है। और इसमें कौन कौन जो इंक्लूड हुए थे? लेस डेवलप्ड एरियाज, जो एरियाज लेस डेवलप थे वो इंक्लूड हुए, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। और 1967 में ये इनिशिएट किया गया, 1967 में इनिशिएट किया गया कि हमें भी राइट है कि पूरी इक्वली जो है लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइटफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड की। तो इसमें कौन कौन थे? वर्किंग पीजेंट्स थे। और लीडरशिप किसकी थी? कन्नू सन्याल की, जगन संथाल की और चारू मजुमदार की। ये हमने पढ़ ली इसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। नक्सल जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है नक्सलवारी विलेज से, जो वेस्ट बंगाल में है। और ये एक फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिटी है और ये सपोर्ट करते हैं किसको? माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी को। और इनका सेंटर जो है वो वेस्ट बंगाल में। और ये लेस डेवलप्ड एरियाज जो हैं इसमें इंक्लूड हुए थे, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और 1967 में ये इनिशिएट की गई। क्यों इनिशिएट की गई? कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड की राइटफुली। और इसमें कौन कौन थे? वर्किंग पीजेंट्स थे। और इनके लीडर्स की बात करें तो कन्नू सन्याल हो गए, और फिर उसके बाद जगन संथाल हो गए और चारू मजुमदार हो गए। ये हमने पढ़ ली इसके इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फेज। इसके फेजेस हैं। पहले फर्स्ट फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज में क्या हुआ? 1967 में मैंने बता दिया ये मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी। कौन से विलेज में? नक्सलवरी विलेज में, वेस्ट बंगाल के। और वहां पे रेवोल्यूशनरीज ने लॉन्च की ये मूवमेंट। और वहां पे कौन कौन जो थे वो इस मूवमेंट में इन्होंने अपना योगदान दिया? पुअर लोग एंड लैंडलेस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जिनके पास लैंड नहीं थी। और लैंडलॉर्ड्स हो गए जिनके पास लैंड होती है, तो उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। लैंडलेस लोग भी इसमें आए और पुअर लोग भी आए। और इसमें कौन लीडर थे? चारू मजुमदार जो थे वो लीडर थे। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 लीडर के बारे में, जैसे कि कौन कौन? कन्नू सन्याल, जगन संथाल और चारू मजुमदार। और इसके लीडर कौन थे? चारू मजुमदार। और अर्ली 1970s में क्या हुआ? स्टेट और पुलिस ने इसको सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की कि ये मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए। और नक्सलाइट्स जो थे उन्होंने मूवमेंट को रखा कि हमें इस मूवमेंट को आगे चलाना है। और चारू मजुमदार, जंगल संथाल और कन्नू सन्याल जो हैं ये मेन जो लीडर थे इनके। और नियर बाय विलेजेस की भी सपोर्ट इनको मिल रही थी और चाइनीज सपोर्ट भी इनको मिल रही थी। किनको? जो नक्सलवरी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और 1972 में क्या हुआ? जो चारू मजुमदार है ये डाइड, मर गए पुलिस कस्टडी में। पुलिस इनको लेके गई होगी तो पुलिस कस्टडी में ये 1972 में मर गए। 1967 में ये मूवमेंट जो थी वो इनिशिएट हुई थी। और जब इनका लीडर मर गया तो फिर क्या हो गया? इनका फर्स्ट फेज जो था वो एंड हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या है? 1967 में नक्सलवरी विलेज में ये मूवमेंट जो है वेस्ट बंगाल में स्टार्ट होती है। रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो लॉन्च करते हैं। रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? जैसे कि पुअर लोग हो गए और लैंडलेस लोग हो गए। और चारू मजुमदार इनके जो होते हैं वो लीडर होते हैं। और अर्ली 1970s में इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की जाती है पुलिस और स्टेट के द्वारा। बट नक्सलाइट्स जो होते हैं वो इस मूवमेंट को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और 3 लीडर जो है वो मेन है। कौन कौन? चारू मजुमदार, जगन संथाल और कन्नू सन्याल, जंगल संथाल और कन्नू सन्याल। और नियर बाय विलेजेस जो है इनको सपोर्ट करते हैं और चाइनीज लोगों को भी इनको सपोर्ट आती है। और 1972 में क्या होता है? जो चारू मजुमदार है वो डाइड हो जाते हैं पुलिस कस्टडी में। और इसी से हमारा फर्स्ट फेज जो है वो एंड हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड फेज की। इसमें क्या होता है? 1980 में ये नक्सलिज्म मूवमेंट फिर से स्टार्ट होती है। और इसके लीडर होते हैं कोंडापल्ली सेथारमैया। ये एक वेटरन होते हैं तेलंगाना रेबेलियन के, जो फाउंड करते हैं पीपल वॉर ग्रुप ऑफ आंध्र प्रदेश। वेटरन क्या होता है गाइस? जो पर्सन ने बड़े टाइम के लिए वॉर में जो हो वो हिस्सा लिया हो, ठीक है। तो ये तेलंगाना रेबेलियन जो है ये फाउंड करते हैं कब? PWG, जिसको नाम क्या होता है? PWG, पीपल ऑफ वॉर ग्रुप आंध्र प्रदेश। और जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर होता है वो बिहार में होता है और फॉरेस्टेड एरियाज में,
जहां पे जंगल वगैरह होते हैं, बंगाल से लेके बिहार तक जितना भी ऑर्डर लगा लीजिए, वहां पे क्या होता था, इनका सेंटर होता था। और 2004 में इनके दो ग्रुप्स फॉर्म हुए, सबसे पहले सीपीआई और उसके बाद माओइस्ट। दो ग्रुप्स इनके फॉर्म हुए, सीपीआई और माओइस्ट। तो इनके दो ग्रुप फॉर्म हुए, सीपीआई और माओइस्ट। और छत्तीसगढ़ में इनको स्ट्रॉन्गेस्ट एक ऑपरेटिंग जोन मिल गया, मतलब अपनी मूवमेंट को आगे वो करने का, सपोर्ट करने का। फिर इसके बाद अब बात करते हैं हम फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स रहे हैं नक्सलिज्म की मूवमेंट को कॉज करने के, क्यों नक्सलिज्म मूवमेंट को आना पड़ा। तो सबसे पहले फॉरेस्ट की मिसमैनेजमेंट। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो वहां पे क्या होता था, मोनोपोली होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। किसकी मोनोपोली होती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी, वही रूल करते थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज उनके अंडर ही होते थे। और सिचुएशन फिर पोस्ट 1990 में सिचुएशन और खराब होने लगी। इंडियंस की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टेड नेचुरल रिसोर्सेज यूजिंग ऑफ फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया, ये नहीं देखा कि ट्राइबल लोग कहां जाएंगे, ट्राइबल लोग कहां रहेंगे, बट उन्होंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दी रेदर देन ट्राइबल लोगों। तो फिर उन्होंने क्या किया, कट डाउन किए बहुत ज्यादा ट्रीज। ट्राइब्स लोगों को अपने घरों से बिछड़ना पड़ा, जहां पे वो जंगलों में रहते थे वहां पे उनको वो उनके ही घरों से उन्हें निकाला जाने लगा। तो गवर्नमेंट जो थी वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रही थी, ना कि ट्राइबल लोगों के बारे में कुछ सोच रही थी। तो जिसकी वजह से नक्सल मूवमेंट को आना पड़ा। उसके बाद आता है इंट्रा रीजनल एंड इंटर रीजनल डिस्क्रिपेंसीज। देखो, पुअर इन इंडिया लेस प्रिविलेज, जो पुअर लोग हैं वो उन्हें मतलब ज्यादा नहीं पता है, वो पिछड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो नक्सलाइट एक मूवमेंट थी पुअर लोगों की आवाज की, कि पुअर लोग भी हैं, कुछ उनके बारे में भी कुछ सोचो, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो पुअर लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बना रही थी। तो जिसकी वजह से नक्सलाइट्स मूवमेंट ने क्या शो किया कि ये आवाज है पुअर लोगों की, उनके बारे में भी कुछ सोचो, हम लेस प्रिविलेज्ड हैं, हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमें भी आगे लाओ। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी वो फेल्ड होगी। एग्रीकल्चर, जो ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर को शो कर रही थी, वो सेटअप नहीं कर पाई इंडिया में। जो लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको मतलब इतने अच्छे से नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट को आना पड़ा। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखो, रूरल इंडिया, जो गाँव के एरियाज हैं वो ज्यादा फॉरेस्ट से कवर्ड रहते हैं, और वही जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं और फॉरेस्ट में रहते हैं, और पुलिस और गवर्नमेंट ने उन्हीं को मतलब वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से उन्हें भी हुआ कि हमें अपने ही घरों से क्यों निकाला जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट, लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ह्यूमंस की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उनके जो ट्राइबल लोग थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो उनके अंदर एक टाइप का एंगर था कि हमें कुछ देखा ही नहीं जा रहा है। तो पीपल जो है वो खुद शो करना चाहते थे, यू कैन से एक टाइप की जो दुख दर्द थे, तो वो उन्होंने किससे शो किए, नक्सलाइट मूवमेंट से। उसके बाद हमारा आता है 7th पॉइंट, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। देखो, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए, पाने के लिए उनके पास कोई भी इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। जैसे कि अर्बन में फैसिलिटी, अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज होती हैं, तो वो यहाँ पे नहीं थी रूरल एरियाज में। तो जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि यहाँ पे भी वो फैसिलिटीज आए। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और एब्रिजिनल लैंड राइट्स में। जो आदिवासी थे उनका कॉन्फ्लिक्ट था, नक्सलाइट एक्टिविटीज को उन्होंने शो किया। जैसे कि वो चाहते थे कि जो हमारे फॉरेस्ट से आप नेशनल रिसोर्सेस लेके जा रहे हो, बट बदले में हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। मेन उनका फंडा यही था कि हमें जो है, हमें भी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, हमें भी उतनी ही रिकॉग्नाइजेशन चाहिए जितनी आप अर्बन लोगों को दे रहे हो। तो अरुंधति राय जो है, ये नक्सलाइट सिंपथाइजर होते हैं, मतलब नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्टिव होते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये एक मॉइस्ट कॉरिडोर है। मॉइस्ट कॉरिडोर का मीनिंग है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइनिंग कंपनीज। अब माइनिंग कंपनीज जो है वो फॉरेस्ट में जा रही हैं और वहां से रिसोर्सेस निकाल रही हैं, ठीक है। उन्होंने बोला जो मॉइस्ट कॉरिडोर है ये अंडरस्टैंड, माइनिंग कंपनीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट हमें कौन अंडरस्टैंड करेगा, इन ट्राइबल लोगों को कौन अंडरस्टैंड करेगा। फिर उसके बाद एक आता है प्रशांत भूषण, ठीक है। इन्होंने बोला ये माओइस्ट कॉरिडोर नहीं है, MOUIST मॉइस्ट कॉरिडोर है, जिसमें क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ
ऑफ माइनिंग कंपनीज। फिर उसके बाद प्रशांत भूषण जो है ये एक सिविल राइट लॉयर होते हैं और इन्होंने बिजनेस फॉर्म किए होते हैं जैसे कि शॉम फॉर्म्ड कंसल्टेशन। तो इन्होंने बोला कि बिजनेस जो है वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए देखते हैं, बट आदिवासी के इंटरेस्ट को कौन कंसीडर करेगा, ट्राइबल लोगों के इंटरेस्ट को कौन कंसीडर करेगा। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट को आना पड़ा, सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, फॉरेस्ट कवर एरिया की वजह से, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्ट की वजह से, और लैंड रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन की एब्सेंस की वजह से, और कुछ अंदर ही अंदर मन मुटाव जो थे, भेदभाव थे गवर्नमेंट के ट्राइबल पॉलिसी के साथ, तो वो जो थे यहाँ पे शो हो गए नक्सलाइट मूवमेंट के साथ। अब बात करते हैं नक्सलाइट मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब इन दोनों का क्या फंडा है? तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इंडियन डेमोक्रेसी को आ गई। अब देखो देश के अंदर ही कुछ ऐसी घटना चल रही है, देश के अंदर ही लोग जो हैं वो हाथापाई चल रही है, वॉर चल रही है, तो इंडिया जो है वो बाहरी कंट्रियों के साथ कैसे रिकॉग्नाइज करवाएगा खुद को, बाहरी कंट्रियों के साथ, औरों कंट्रियों के साथ वो कैसे खुद को रिकॉग्नाइज करवाएगा? क्योंकि इंटीरियर वीकनेस, जब तक घर में अंदर वीकनेस है तब तक हम बाहर वाले को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे घर में ही वीकनेस है। तो उसी तरह अगर इंडिया में खुद ही अपनी स्टेट्स में वीकनेस हो गई है तो बाहर जो आप बोल रहे हो कंट्रियों के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाने हैं वो कैसे बनेंगे? तो इंटीरियर वीकनेस होगी, तो जिसकी वजह से एक्सटर्नल थ्रेट्स भी ऐसे लगने लगा कि बाहरी जो कंट्रियां हैं वो इंडिया पे अटैक कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे वीकनेस है, अंदर ही कंट्री के वीकनेस है, तो जो हम हैं हम अगर इनके साथ लड़ाई लगाएंगे तो हम जल्दी जीत जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो होगी बट इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं चली गई। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने बहुत ज्यादा मॉइस्ट जो लोग थे उनको अफेक्ट किया, उन्होंने कंसंट्रेट पुअर के ऊपर नहीं किया। ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये किसके ऊपर कंसंट्रेट करी थी? पुअर लोगों के ऊपर, मार्जिनलाइज्ड रीजन ऑफ इंडिया के ऊपर। अब गवर्नमेंट को भी लगा कि हमें पुअर लोगों को देखना चाहिए, मार्जिनलाइज्ड रीजन जो है उनको देखना चाहिए, पिछड़े हुए जो प्रिविलेज लेस प्रिविलेज लोग हैं उनको देखना चाहिए। तो नक्सलाइट जो है इन्होंने बोला कि हम देखो रूरल इंडिया में रह रहे हैं, बट अब जो हम मूवमेंट हमने रूरल इंडिया में स्टार्ट की है अब हम ये अर्बन सेंटर में भी स्टार्ट करेंगे। हम जंगल्स में कर रहे हैं बट अब हम अर्बन सेंटर को फोकस करेंगे। और जो माओइस्ट लीडर किशनजी थे इन्होंने बोला कि हम जो आर्म्ड मूवमेंट है, हथियारों वाली मूवमेंट है, वो कलकत्ता में ले जाएंगे 2011 तक। ये पहले की बात चल रही है। उन्होंने बोला कि 2011 तक हम क्या करेंगे, ये मूवमेंट को और बढ़ाएंगे और कलकत्ता में ले जाएंगे। मतलब पहले जो थे वो विलेजेस में कर रहे थे ये मूवमेंट, बट वो अब सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जो सिटीज हैं वहां पे इस मूवमेंट को इनिशिएट करेंगे। तो इससे इंडिया के लोगों को, इंडिया की गवर्नमेंट को और थ्रेट आ गया कि मतलब अगर ये मूवमेंट ज्यादा होगी तो इससे खतरा हमारी कंट्री को ही है। तो हमें जो है लेस मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए जगह है, पिछड़े हुए पीपल हैं, उनको जो है सपोर्ट करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। वायलेंस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे थे, तो ये इम्पेशेंट थे। वायलेंस के थ्रू, आर्म्ड हथियारों के थ्रू जो थे अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ये मैटर अपने हाथ में ले रहे थे। गवर्नमेंट जो थी वो स्टेप नहीं ले पा रही थी, और जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी उन्हें वो अपने हाथ में स्टेप ले रहे थे कि हम लैंडलेस जो लेबरर्स हैं इनको थोड़ी थोड़ी जमीन दें। तो ये जो है हमारा टॉपिक हो गया नक्सलाइट मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। बिगेस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम इंडिया को ही आई क्योंकि बाहर के देशों को यही लगेगा कि इंटरनल वीकनेस है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा, पुअर कंसंट्रेट ऑन पुअर लोगों को देखा जाने लगा। और फिर उसके बाद थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, वायलेंस से लोगों को थ्रेट आने लगा कि उनकी जिंदगी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है, और गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है उसके लिए वो इम्पेशेंट थे, जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे वो खुद ये हाथ में ये मैटर ले रहे थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर नक्सलाइट मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।